Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hello Bankers. So today we are going to discuss on the second lecture of banking awareness. So जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि बैंक स्टैब्लिश कैसे हुए, बैंक्स को स्टैब्लिश किसने किया और ऐसी क्या नीड पड़ गई कि बैंक स्टैब्लिश होना ज़रूरी हो गया। अगर आपने अभी भी मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ देखिए जाके, तो ये जो लेक्चर है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड फेज़ के बारे में और थर्ड फेज़ के बारे में। सेकेंड फेज़ जो कि स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 से लेकर के 1991 का फेज़। फिर आता है हमारा थर्ड फेज़ जो कि स्टार्ट हुआ 1991 में और अभी तक का जो भी पीरियड है वो आता है हमारा थर्ड फेज़ में। सेकेंड फेज़ जो था इट वाज ऑल अराउंड द नेशनलाइजेशन। जो भी चीज़ें उसमें हुई वो नेशनलाइजेशन के ही आसपास घूमती रही। मतलब उस पीरियड में मोस्टली नेशनलाइजेशंस ने ही काम किया। तो नेशनलाइज मतलब होता क्या है? नेशनलाइज का मतलब होता है कोई भी प्राइवेट स्टेक्स जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट स्टेक्स में कम्प्लीटली, तो उन्हें हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले धीरे धीरे करके प्राइवेट स्टेक्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं गवर्नमेंट स्टेक्स में, और जब वो पूरी तरह कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें सोचा गया कि सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, जो भी अच्छे बैंक्स हैं। चलिए पढ़ते हैं नीड्स ऑफ नेशनलाइजेशन के बारे में। पहली नीड उसमें जो पड़ी वो थी बैंक्स वर मेनली सपोर्टिंग रिचर सेक्शन, बिग इंडस्ट्रीज एंड द रिचर पीपल। जो बैंक था वो कम्प्लीटली पूरी तरह से किसको सपोर्ट कर रहा था? रिचर सेक्शन को और बिग इंडस्ट्रीज़ को। बिग इंडस्ट्रीज़ और रिचर सेक्शन क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे उनका इंटरेस्ट देना, क्योंकि जो नेशनलाइज नहीं थे जब बैंक, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थे वो खुद के वेलफेयर के लिए काम करते थे, ना कि दूसरों के वेलफेयर के लिए। उनका मेन काम उस टाइम के लिए होता था कि वो किसी तरह से भी इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि स्टार्टअप हुआ था बैंक का उस टाइम पे, तो उनका मेन प्रॉफिट होता था कि वो अपना प्रॉफिट किसी तरह से निकालें। इसलिए वो इंटरेस्ट रेट हाई रखते थे, जिसकी वजह से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जितने भी गरीब लोग होते थे। तो रिचर सेक्शन और बिग इंडस्ट्रीज़ ही अफोर्ड कर पाते थे, तो जो गरीब लोग होते थे वो नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो काफ़ी उस टाइम पे एक्सप्लॉइट हुए। अच्छा ये बताइए, कभी भी हम बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ 15 दिन के लिए पैसे लेते हैं कि चलिए 15 दिन के लिए पैसे ले लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा? जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करते हैं या उसके लिए रॉ मटेरियल लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो जो भी हमें पैसा चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। इसीलिए हमें जो भी अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म पे जब हम चीज़ें लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी हाई देना पड़ेगा। तो जो गरीब लोग थे, जब उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था, या तो वो लोन लेकर के अपने काम निकालें या वो इंटरेस्ट ही भरते रह जाएं। नेशनलाइजेशन का रीज़न ही यही था, वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि आता है हमारे रूरल सेक्टर के अंडर में। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारा 68% जो है वो रूरल सेक्टर कवर करता है और हमारा 32% जो है वो हमारा अर्बन सेक्टर कवर करता है। 68% को कवर करना और 68% की ग्रोथ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो जो रूरल एरिया होता है, वो रूरल एरिया में कैसे लोग रहते हैं? जो कि खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। वही रीज़न था कि नेशनलाइजेशन का यूज़ किया गया, जिससे कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का अपलिफ्टमेंट कर सकें। तो आपको पता होना चाहिए जो मेन नेशनलाइजेशन के 2 फेजेज़ हुए वो किसके पीरियड में हुए। तो नेशनलाइजेशन के ये 2 फेजेज़ हुए इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में, जिस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो फर्स्ट फेज़ हमारा हुआ 1969 में, जिसमें 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब नेशनलाइजेशन का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि कोई भी बैंक आया और हमने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन के भी एक लिमिट तैयार की गई कि वही बैंक्स का नेशनलाइजेशन होगा जिनका डिपॉजिट होता है 50 करोड़ का डिपॉजिट होगा। ऐसे करके देखा गया कि उस टाइम पे 14 बैंक्स ही ऐसे थे जिनका नेशनलाइजेशन होने के लायक थे, जिनकी डिपॉजिट थी 50 करोड़। एट दैट टाइम इन 1969 14 बैंक्स वर बीइंग नेशनलाइज्ड विद द डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दूसरा फेज़।
दूसरे फेज़ जो स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट होता है 1980 में, जिसमें हमारे 6 बैंक का नेशनलाइजेशन होता है। अब इसमें लिमिट 50 करोड़ नहीं रखी गई थी, अब क्योंकि टाइम बढ़ गया था, 1980 का टाइम आ गया था, तो इसमें रखा गया था लिमिट डिपॉजिट की 200 करोड़ की रखी गई लिमिट। तो ऐसे करके सिर्फ 6 बैंक्स उस टाइम ऐसे थे जिनके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट था और उन्हीं का नेशनलाइजेशन किया गया। अब ये लिमिट क्यों रखी गई? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अगर कर रही है लोगों के लिए तो वो अपना भी बेनिफिट देखेगी कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये लिमिट तैयार की गई कि जिनका अच्छा बिजनेस है सिर्फ वहीं बैंक्स नेशनलाइज कराए गए। तो कहने को तो 20 बैंक्स थे, पर 20 बैंक्स ना हो करके वो 19 बैंक्स हो गए, क्योंकि 2 बैंक्स का उस टाइम पे मर्जर हो गया। तो ऐसे कौन से वो 2 बैंक थे जिनका मर्जर हुआ? तो वो थे न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। इन दोनों ही बैंक्स का मर्जर हो गया, जिसके बाद ये 20 बैंक से 19 बैंक्स बन गए। अब मर्जर क्या होता है? मर्जर को मैं आपको आने वाले सेशंस में एक्सप्लेन करूँगी कि मर्जर क्या होता है और क्या होता है और क्या रीज़न होता है मर्जर होने का। ऐसा नहीं था कि हमारे सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स थे जो स्टार्ट हुए हमारे और उनका नेशनलाइजेशन हुआ। कॉमर्शियल के साथ साथ हमारे प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका नेशनलाइजेशन होता गया। तो नेशनलाइज का सिलसिला सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स के साथ ही नहीं था, वो प्राइवेट सेक्टर्स जो आजकल बैंक्स हैं जो जाने जाते हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक्स, ये सारे बैंक्स इनका भी नेशनलाइजेशन हुआ। पर इनका नेशनलाइजेशन हुआ थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ जो कि स्टार्ट हुआ 1991 से लेकर के अभी तक का जो भी पीरियड चला आ रहा है वो थर्ड फेज़ में आता है। तो 1991 में नरसिम्हन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि क्यों ना हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन कराया जाए, क्योंकि इन बैंक्स का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता था और इनका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा होता था। इसलिए कहा गया कि इनका भी नेशनलाइजेशन कराया जाना चाहिए। तो 1991 में उन्होंने लाइसेंस निकाला कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीसीबी बैंक का नेशनलाइजेशन कराया जाए। फिर इसी के साथ साथ 1998 में कोटक महिंद्रा बैंक का भी नेशनलाइजेशन करने का लाइसेंस निकाला गया और 2001 में जा कर के ये नेशनलाइज हो गया। फिर इसी के साथ साथ येस बैंक का भी नेशनलाइजेशन हुआ 2004 में। फिर 2014 में हुआ आईडीएफसी बैंक का नेशनलाइजेशन और 2015 में हुआ बंधन बैंक का नेशनलाइजेशन। सो इट्स नॉट दैट कि हमारे सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही नेशनलाइज होते थे, हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम और जिनका बिजनेस बहुत अच्छा आता था वो भी नेशनलाइज हो जाते थे। सो नेशनलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी बन गया था हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। तो अब आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने मर्जर्स को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया और मर्जर की नीड क्या पड़ी। इस सेशन से पहले अगर आप जाकर के पहले वाला सेशन पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा चीज़ों को ग्रास्प करना और समझना कि क्या क्या नीड्स हुई बैंक का एस्टैब्लिश होने की। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोग को पसंद आ रही हैं या आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और उन चीज़ों पे स्पेशली फोकस कर सकूं जिन पे आपको डाउट्स हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे वीडियोज़ की आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू सो मच।